Hello everyone. Today we are here to analyze the NSCJ's paper which was conducted today. Here I have few experts from the Olympiad team of FIITJEE पंजाबी बाग. चलिए जान लेते हैं थोड़ा NSCJ's के बारे में और ये एक वीडियो उन दोनों के लिए है जो ये पेपर दे चुके हैं और ये जो पेपर देने वाले हैं फ्यूचर में. जो ये पेपर देने वाले हैं उनको पता चलेगा बहुत सारा ट्रिक्स और जो दे चुके हैं आप लास्ट तक वेट करिए आपको पता चलेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ. We have Nivedita ma'am with us. She is mentor for students grooming. हेलो मैम. मैम थोड़ा NSCJ's के बारे में बताइए कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे कब प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, किस एज पर प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए. हेलो आयशा, हेलो एवरीवन. सो जैसे ओलंपिक गेम्स होता है, हर ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है लेकिन ओलंपिक गेम्स की बात ही कुछ और है. वैसे ही एजुकेशन में जो एग्जाम है उसका ओलंपियाड नाम है जो इंटरनेशनल स्टेज पे होता है. तो जो एग्जाम गवर्नमेंट बैक्ड ओलंपियाड है जूनियर साइंस ओलंपियाड का पहला स्टेज है NSCJS. सो NSCJS जो आज कंडक्ट हुआ है दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट. NSCJS का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अ स्टूडेंट विल बी एलिजिबल फॉर NSCJS 2024 जो आज कंडक्ट हुआ है, उसमें उसका एज क्राइटेरिया होता है एक. दैट मीन्स द स्टूडेंट हैज टू बी बोर्न बिटवीन 2010 एंड 2011. अगर इन दोनों साल के अंदर डेट ऑफ बर्थ लाई करता है तो स्टूडेंट एलिजिबल होता है NSCJS राइट करने के लिए. NSCJS फर्स्ट स्टेज हो गया. तो सेकंड स्टेज जो है उसका नाम है INJSO पेपर जो कंडक्ट होता है वो जनरली कंडक्ट होता है लास्ट वीक ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में. इस साल द INJSO इज स्केड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, बट बिकॉज NSCJS का डेट फॉर दिल्ली NCR डिले हुआ है, दैट मीन्स फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया इट वाज कंडक्टेड ऑन 24 नवंबर एंड दिल्ली NCR के लिए वो कंडक्ट हुआ है 22 दिसंबर को. तो वी आर नॉट श्योर कि जो पहले स्केड्यूल उन्होंने बताया था INJSO का वो फॉलो होगा कि नहीं. अदरवाइज इट इज स्केड्यूल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी. The third stage is the OCSC camp, that is the Orientation cum Selection Camp for Junior Science. And जो बच्चे OCSC कैंप से सिलेक्ट होते हैं तो फाइनल जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं इंडिया टीम के लिए वो फाइनली एक प्री डिपार्चरमेंट ट्रेनिंग कैंप अटेंड करते हैं, स्टेज 4 उसको कह सकते हैं. एंड फाइनल जो लेवल है दैट इज द इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं वो देखते हैं तो फर्स्ट स्टेज में देर आर 300 to 350 स्टूडेंट्स गेटिंग सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया फॉर द सेकेंड स्टेज. जो पेपर होता है वो कॉमन होता है ऑल इंडिया में. इस बार थोड़ा दिल्ली का अलग हुआ है बिकॉज ऑफ पोस्टपोनमेंट, अदरवाइज इट्स अ कॉमन पेपर फॉर ऑल इंडिया. हाउएवर कट ऑफ स्टेट वाइज अलग हो जाता है इसलिए क्योंकि स्टेट कोटा वगैरह रहता है एंड जो सिलेक्शन होता है वो स्टेट बेस्ड होता है. करके जो ये 300-350 स्टूडेंट्स है वो अपियर करेंगे सेकंड स्टेज में. सेकंड स्टेज से 30 to 35 स्टूडेंट्स जाके OCSC कैंप अटेंड करते हैं, दे बिकम एलिजिबल फॉर द थर्ड स्टेज. OCSC कैंप में प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, थियोरेटिकल एग्जाम्स होते हैं. OCSC कैंप से टोटल 6 स्टूडेंट्स दैट इज द इंडियन टीम टू रिप्रेजेंट अस फॉर ओलंपियाड जूनियर साइंस ओलंपियाड चूज होते हैं. तो फाइनली वो 6 स्टूडेंट्स जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. अब आ जाते हैं कि कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करना होता है. सो प्रिपरेशन जो स्टार्ट करना होता है, अगर हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमने 6th और 7th में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ाई किया है तो जो ओलंपियाड की प्रिपरेशन हम 8 से मिनिमम स्टार्ट करना पड़ता है. इसका मतलब ये है कि 6th और 7th में डोंट गो फॉर हायर सिलेबस. ऐसा नहीं है कि 6th में आप 12th का सिलेबस कवर कर लो. 6th एंड 7th में आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो स्टडी एवरीथिंग विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. यही FIITJEE का जो USP है कि वी डोंट लीव आउट एनी पार्ट. ऐसा नहीं है कि ये पार्ट हम छोड़ देते हैं, वो पार्ट हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, बच्चा जैसे आगे पढ़ने लगते हैं हम बोलते नहीं ये सिलेबस में नहीं है. यही FIITJEE का USP है कि हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाते हैं, तो जाके आगे सिलेबस ग्रास्पिंग में बच्चे को बहुत ईजी मिल जाता है. तो 6th एंड 7th में आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखो. 8th से आप सीरियसली ओलंपियाड के लिए पढ़ना शुरू करो क्योंकि जो एज क्राइटेरिया होता है 2010 एंड 2011 बॉर्न इस साल के लिए बता रही हूँ, तो वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑफ 8th एंड 9th में वो एलिजिबिलिटी मीट करता है. कुछ स्टूडेंट्स उसको 9th एंड 10th में मीट करता है. सिलेबस जो होता है वो 10th एंड बियॉन्ड का सिलेबस होता है. वो दे टेल अस दैट द सिलेबस इज बेस्ड ऑन इज इक्विवेलेंट टू CBSE क्लास 10 सिलेबस. हाउएवर उसमें 11th 12th का पोर्शन भी आ जाता है. तो अगर हम सोचते हैं कि 10th तक का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो 9th क्लास में प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट. इट डजंट बिकम इम्पॉसिबल बट इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट. अब इसमें सारे मॉक टेस्ट भी करने हैं, टेस्ट टेम्परमेंट डेवलप करना है, तो ये सारी चीजें देखिए आप 8th से प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट करो जहां पे आप सिलेबस कवर करोगे, मॉक टेस्ट लोगे एंड देन 9th में आपका बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा. 9th क्लास के नवंबर में जब टेस्ट आएगा तो आपका ये बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा. इफ इट यू आर एलिजिबल लकीली इन क्लास 10 देन तो आपका सिलेबस कवरेज थोड़ा बढ़ जाता है, तो इट्स अ प्लस पॉइंट ऑलवेज. अदरवाइज 8th क्लास से तो आपको सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए एंड 6th 7th में आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए. अब हमारे FIITJEE में हम कैसे टेक केयर करते हैं इस चीज को, हम क्लास 6, 7, 8 से वी स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो है ही, उसके साथ प्रैक्टिकल. देखो सारे स्टूडेंट्स साइंस की तरफ ओरिएंटेड होंगे ही ऐसा नहीं होगा. इट डिपेंड्स अ लॉट अबाउट हाउ यू टीच, how you are making things interesting for them. Science is an amazing subject,
बट अगर आप उसकी एसेंस को बच्चे को नहीं समझा पाओगे तो वो बच्चा जूनियर साइंस की तरफ या साइंस की तरफ इंक्लाइंड ही नहीं होगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब ये ग्रोइंग एज है 5, 6, 7, 8 इस टाइम पे उनको साइंस की बेस्ट इनपुट दिया जाए. तो वी हैव IAPT अप्रूव्ड साइंस लैब्स इन फिरजी पंजाबी बाग सेंटर. तो हम क्लास 6, 7 से उनको प्रैक्टिकल क्लासेस देते हैं. दे एंजॉय द प्रैक्टिकल क्लासेस. उसमें दे हैव अ सर्टेन नैक फॉर साइंस. तो ये जो पैशन है यही एक्चुअली NSCGS में रिक्वायर्ड होता है या कोई भी ओलंपियाड में रिक्वायर्ड होता है. इट इज नॉट वेरी सिलेबस बाउंड. सो अगर सिलेबस बाउंड नहीं है, आपके पैशन से ही होता है, तो आप जितना डीपली उसको पढ़ाई करोगे उतना अच्छे से आप ओलंपियाड में प्रिपेयर करोगे. सो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Thank you so much, ma'am. Now let's get some information about different subjects. We have Manisha ma'am with her. She is biology subject expert. Ma'am, biology के बारे में बताइए. That biology seems to be a very theoretical subject. So is it very easy, really easy to score in NSCGS in biology section? Hello Aisha, hello everyone. It's just a misconception that in biology you can score very easily, specifically on Olympiads. Yeah, few questions are there Aisha which are very much direct, okay? But maximum questions are very much application based and you have to use your problem solving ability and analytical ability to solve or target those questions. So I can't say that you can score very much easily in biology. No, not at all. You have to be very much accurate while solving those questions. You should have very much deep knowledge regarding the subject. As we are looking at the exam paper and the level of the biology section specifically in these Olympiads or specifically in NSCGS Olympiad, it's very much high. Or we can say that the level of biology part is very much difficult. So definitely we have to study even beyond 11th and 12th NCERT, few topics very much. I hope she was able to bust the myth about biology section. Let's move towards the different subject now. अब हमारे साथ मीनाक्षी मैम है फिजिक्स सब्जेक्ट से. मैम फिजिक्स के बारे में बताइए. व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच वी रियली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर NSCGS फिजिक्स पोर्शन और फिटजी कैसे इसमें हेल्प करता है? मैम फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नॉर्मली जिस बच्चे का मैथमेटिकल स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं दे गेट एन एज बिकॉज यू नो विद द कंसेप्ट क्लैरिटी हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन इज ऑल्सो नीडेड. तो बाय सेल्फ अगर बच्चे की स्पीड बच्चे की एक्यूरेसी है तो उसे फिजिक्स में एज मिलेगा. नाउ अगर मैं फिटजी की बात करूँ तो देखिए फिटजी में हम लोगों का जो फेस प्लान है, जिस तरह से हमारा पूरा प्लान डिज़ाइन है, वो इस तरह से है कि अगर एक बच्चा फिटजी में पढ़ता है तो उसका NSCGS का जो लेवल है, मतलब जो डिफिकल्टी लेवल है, वो बाय सेल्फ अप्रोच हो जाता है. यानी इफ अ स्टूडेंट इज रियली प्रिपेयरिंग वेल अकॉर्डिंग टू आवर फेस प्लान एंड हाउ वी आर टीचिंग हिम, उसको पूरी तरह से फॉलो करता है तो बाय सेल्फ उसका NSCGS के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो जाता है. बिकॉज NSCGS का अभी तक जो मेरा अपना एक्सपीरियंस एंड दैट उसे मैं काउंट करूँ तो मुझे लगता है कि NSCGS में जो डिफिकल्टी लेवल आता है क्वेश्चंस का, वो हमारे बच्चे काफ़ी कंफर्टेबली कर सकते हैं अगर वो थॉरली फिटजी के पैकेज को, स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं. सो हमारे स्टूडेंट्स के लिए ऐसे फिजिक्स सेक्शन ऑफ NSCGS becomes really easy. अब जानते हैं मनस्विनी मैम से केमिस्ट्री के बारे में. मैम NSCGS में केमिस्ट्री के पार्ट के बारे में थोड़ा बताइए. ओके, NSCGS प्रिपरेशन में केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मार्क्स में, कटअप में एंड केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जनरेट करने में थोड़ा सा रहता है, टीचर का इंपॉर्टेंट रोल रहता है. एंड स्पेशली बच्चे न्यूमेरिकल की तरफ तो अप्रोच अच्छे कर लेते हैं. साइंस के बच्चे हैं तो उनका रहता है इंक्लिनेशन. केमिस्ट्री में एक सेक्शन इनऑर्गेनिक का है जिसमें रिएक्शंस होते हैं. याद रखने में बच्चों को डिफिकल्ट होता है. एंड यूजुअली बच्चे सोचते हैं कि याद कर लेंगे, रट लेंगे, जो अप्रोच की काम नहीं करता है NSCGS में. तो यहाँ पे फिटजी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कैसे केमिस्ट्री की तरफ उनको इंक्लाइंड करें और रिएक्शंस की तरफ, रिएक्शन में क्या अप्रोच रहना चाहिए जिससे वो मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएँ. तो वी यूज टू टेक केयर ऑफ फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी प्रॉपरली विथ देयर इज ए मेथोडोलॉजी वी फॉलो सो दैट इक्विवेलेंट वेटेज दें बच्चे. फिजिकल को भी जितना वेटेज दे रहे हैं, ऑर्गेनिक को भी उतना दे रहे हैं और इनऑर्गेनिक को भी उतना ही दे रहे हैं. ठीक है. एंड इसमें हम क्या करते हैं, अगर सिलेबस की बात करें, बस लिखने को होता है कि 9th-10th के सिलेबस है. जैसे शुरू में मैम ने बताया कि बच्चे को बहुत अर्ली प्रिपरेशन करना चाहिए. तो इसमें क्या होता है, अगर बच्चा 8 से स्टार्ट करता है और 9th-10th के सिलेबस वो 8 की एंड तक या इवन 9th के बिगिनिंग तक खत्म कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तो उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस मिलता है. क्योंकि हम उस कंसेप्ट को, उस चैप्टर को जो 11th से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उस तक ले जा सकते हैं, वो पढ़ा सकते हैं. और जब बच्चा उस डायरेक्शन में प्रिपेयर करता है तो उसको आइडिया लग जाता है कि उसको कितने डेप्थ में स्टडी करनी है. ठीक है. और फिटजी का पूरा सपोर्ट रहता है. ठीक है. तो बच्चे का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है उस डायरेक्शन में. तो यूजुअली वो सब चीज़ें हम टेक केयर कर लेते हैं ताकि बच्चा कॉन्फिडेंटली स्कोर कर पाए. इसलिए इतनी बढ़िया लेगेसी है फिटजी का. Now let's go through the detailed analysis of today's paper. So we'll start with analysis. First of all, I'm taking chemistry part. In chemistry, the level is moderate to difficult.
And here the one important thing is most of the questions are from organic section, and if we compare with the 24th November paper, in 24th paper very less question, I think only one question from organic section, but in today's paper majority of questions you can say from organic section, and the difficult level questions are exactly from that section only. In multiple choice type, 2 questions are good, moderate type, a student can easily do, and remaining 2 questions are a little bit more difficult. And in single correct type, 10 questions are around moderate, students preparing for NSCJS can do it properly, and 6 questions are around difficult. And in those difficult questions, few questions are approachable, students can do, but few questions are from class 12th organic level. So I think इतने लार्ज स्केल में या इतना वास्ट सिलेबस है, बच्चे सारा चीज़ तो कवर नहीं कर पाते हैं, बट यस NSCJS का पेपर है, बाउंड्री तो फिक्स होता नहीं है, तो देखते हैं फिजिक्स में क्या है। मैम फिजिक्स और केमिस्ट्री तो अलग ही जाएगा, बिकॉज फिजिक्स में हमारा सिलेबस, अगर मैं पेपर बोलूँ तो पेपर हमारा इजी से मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल तक जा रहा है, एंड 24th के रिस्पेक्ट में बोले तो ये पेपर थोड़ा सा अपर एज पे जाता है ना। सिलेबस मतलब क्वेश्चन विद इन सिलेबस 9-10 का सिलेबस के विद इन ही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 9th में से 9 क्वेश्चन हैं और रिमेनिंग 11 क्वेश्चन क्लास 10th के सिलेबस में से हैं। क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ कि इजी मॉडरेट डिफिकल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ऑलमोस्ट 11 to 12 क्वेश्चन ईजी हैं, 5-1 क्वेश्चन मॉडरेट रहेंगे और रिमेनिंग के 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो डिफिकल्ट लेवल पे हम बोल सकते हैं कि हैं। और क्वेश्चन अदरवाइज हम बोलेंगे कोई भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, पर हाँ 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन के साथ है, 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट भी हैं, सो दैट मीन्स इफ यू नो यू कैन डायरेक्टली पुट द आंसर, ठीक है। तो ओवरऑल फिजिक्स का पेपर अगर बोलूँ तो स्कोरिंग है, इजी से मॉडरेट है, अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, सो ऑल द बेस्ट। Thank you so मैम much. बायो में बताइए मैम क्या। Thank you so much. Bio part again ranges from moderate to difficult. Only few questions are very much direct, like from the textbook or NCERT book, or 9th part is there. Remaining 15-16 question again very much application based. At least these questions require 11th or 12th level of knowledge. A student of class 9th need to cover that much syllabi to answer this much part. And when we do the comparison with the last year paper, so definitely this year paper is bit on the easier side. But when we compare this with the 24th November exam, then again this paper is bit difficult than the 24th November paper. Rest again it fall into the category of moderate to difficult. मैम आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट वन मोर थिंग, मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है NSCJS का? सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि NSCJS से टोटल 300 to 350 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं। हाउएवर पहला जो स्टेज है NSCJS, इसमें जो सिलेक्शन होते हैं वो स्टेट कोटा के अकॉर्डिंग होते हैं। तो हम इस तरह से समझें, कुछ कंडीशंस है जो नेसेसरी कंडीशंस है, कुछ सफिशिएंट कंडीशंस है। हम इस तरह से समझते हैं, जो टॉप 10 स्कोर्स है उसका जो एवरेज है उसको x मान लेते हैं। तो अगर ये x है, 80% ऑफ दिस x इज कॉल्ड द मेरिट इंडेक्स, जिसको हम MI कहते हैं। अगर कोई बच्चा मेरिट इंडेक्स या अबव मेरिट इंडेक्स स्कोर करता है, दैट मीन्स MI या MI से ज्यादा स्कोर करता है, देन वो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है। दैट मीन्स बाकी कोई कंडीशन उसको फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स इट इज द सफिशिएंट कंडीशन टू गेट सिलेक्टेड फ्रॉम फॉर NSCJS। नेक्स्ट आते हैं हम, ये जो x है इसका 50% उसको कहते हैं MAS, दैट इज द मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। जो मिनिमम एडमिसिबल स्कोर है दैट इज 50% ऑफ द टॉप 10 स्कोर्स एवरेज। कोई बच्चा सिलेक्ट होने के लिए नेसेसरी कंडीशन इज स्कोरिंग MAS। दैट मीन्स अगर कोई बच्चा MAS स्कोर नहीं करता है लेकिन दूसरा क्राइटेरिया में फॉल करता है जो मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ, तब भी वो सिलेक्शन नहीं होगा उसका। तो एनी स्टूडेंट हु इज सिलेक्टेड फॉर NSCJS हैज टू मिनिमम स्कोर दी MAS। अब आते हैं जो थर्ड क्राइटेरिया है, दैट इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्लॉज, बेसिकली जो हम स्टेट कोटा के नाम से जानते हैं। हर स्टेट का एक कोटा होता है। अगर बच्चा MAS क्लियर करता है देन जो उस स्टेट का कोटा है वो सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का जो स्टेट कोटा है दैट इज 6, सो 6 स्टूडेंट्स आर सपोज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम NSCJS फॉर INJSO। तो ये 6 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे तब जब 6 के 6 बच्चे MAS ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं। दैट मीन्स अगर 4 बच्चे MAS के ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो स्टेट कोटा 6 होने के बावजूद ओनली 4 स्टूडेंट्स विल गेट सिलेक्टेड। एंड सपोज 15 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड अबव MI, दैट इज मेरिट इंडेक्स, इवन स्टेट कोटा इज 6, फिर भी 15 स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। सो ये कंडीशन रहता है। वैसे तो बहुत सिंपल है, जो स्टूडेंट्स NSCJS में अपियर करते हैं वो तो साइंस में ऑलरेडी अच्छे हैं, मैथ्स में भी अच्छे ही होंगे, तो उनके लिए तो बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। बस ये है कि वो थोड़ा डिटेल में लिखा होता है तो लोगों को लगता है थोड़ा कंफ्यूजिंग। इट्स नॉट कंफ्यूजिंग, बस ये है कि हमें ये टारगेट करना है कि हम MI के ऊपर स्कोर करें, देन इट इज सफिशिएंट कंडीशन, आप सिलेक्ट हो जाओगे। सो दैट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया।
ओके मैम, ये तो हो गया सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो अब कुछ स्टूडेंट्स आगे चल के सेलेक्ट होंगे, कुछ स्टूडेंट्स नहीं सेलेक्ट होंगे, तो इन दोनों केसेस में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और फिटजी क्या करता है इन दोनों तरह के स्टूडेंट्स को टेक केयर करने के लिए? सो मैं पहले ये बोलूँगी जो स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं होंगे, अभी कुछ देर में वी विल बी प्रेडिक्टिंग द कट ऑफ। तो वो कट ऑफ प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट उसके आसपास के, अगर आपको आपका स्कोर उसके आसपास आ रहा है और आपको लगता है कि आपके एनएससीजीएस क्लियर करने के मैक्सिमम चांसेस हैं, इन दैट केस यू नीड टू स्टार्ट आईएनजेएसओ प्रिपरेशन इमीडिएटली। आईएनजेएसओ का फिटजी में कैंप लगता है, फिटजी पंजाबी बाग का आईएनजेएसओ कैंप स्टार्ट होगा कमिंग वीक से। अब हम क्यों वेट नहीं करते हैं रिजल्ट के बाद, क्योंकि रिजल्ट के बाद इट विल बी टू लेट। आफ्टर रिजल्ट अकॉर्डिंगली नाउ अगर आज टेस्ट हुआ है तो इसका रिजल्ट निकलते निकलते इट विल बिकम सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ जनवरी। तो सेकेंड वीक और थर्ड वीक ऑफ जनवरी अगर है तो आईएनजेएसओ इज स्केड्यूल्ड ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी। फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी में अगर स्केड्यूल है तो टाइम ही कितना है आईएनजेएसओ प्रिपरेशन के लिए। तो दैट्स वाई इमीडिएटली आपको आईएनजेएसओ कैंप्स में रजिस्टर करना चाहिए। आईएनजेएसओ कैंप के डिटेल्स हम शेयर कर देंगे आपके साथ, कैप्शन में आप डाल दीजिए। उसमें वो सारे जो लास्ट मिनट हैक्स होते हैं, देखिए प्रिपरेशन ऑफ आईएनजेएसओ ऑलवेज स्टार्ट्स विद एनएससीजीएस। जब हम एनएससीजीएस में फिटजी में तैयारी कराते हैं तब हम ये सोचते हैं कि ओसीएससी तक की प्रिपरेशन हम करा देते हैं। अगर हम ओसीएससी तक की प्रिपरेशन करा देते हैं, इन दैट केस वो बच्चा एनएससीजीएस, आईएनजेएसओ, ओसीएससी के लिए तीनों स्टेजेस के लिए प्रिपेयर्ड हो गया। नाउ अगर कोई बच्चा सोचता है मैं सिर्फ एनएससीजीएस तक तैयारी करूंगा, आईएनजेएसओ का बाद में सोचूंगा, तो वो बाद का टाइम नहीं होता। दैट इज वाई आईएनजेएसओ में सिलेबस तो सब्जेक्ट सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। अब जो लेवल बढ़ता है और टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे इसमें आपके एमसीक्यूज हैं, आपके सिंगल करेक्ट एंड मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं जिसमें आपका आंसर आता है एक प्रॉपर, या आपको डिटेल में लिखना पड़ता है। आईएनजेएसओ में, ओसीएससी में प्रैक्टिकल टेस्ट भी है। तो डिफरेंस इन टाइप ऑफ अप्रोच, किस तरह से आप एक क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, किस तरह से आप उसकी प्रेजेंटेशन लिखोगे, तो वो डिफरेंस आ जाता है। क्वेश्चन फॉर्मेशन में भी डिफरेंस आ जाता है। तो दैट इज वाई वो लास्ट मिनट के जो भी प्रिपरेशन होता है, जो भी ट्रिक्स होते हैं, जिस तरह से उसको प्रिपेयर करना होता है, वो हम बढ़िया से करा देते हैं फिटजी आईएनजेएसओ कैंप में। तो ये आईएनजेएसओ कैंप कमिंग वीक हम स्टार्ट कर देंगे। जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए, जो बच्चे इवन वो आर नियर टू द कट ऑफ, आगे जाकर हो सकता है वो सिलेक्ट ना हो, हाउएवर अगर उनको लगता है कि हम कट ऑफ के आसपास स्कोर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कट ऑफ नीचे चला जाए प्रेडिक्शन से, तो दे विल गेट सिलेक्टेड। इन दैट केस दे शुड कम एंड रजिस्टर फॉर द आईएनजेएसओ कैंप। अगर आपको लगता है नहीं हमारा कट ऑफ से काफी नीचे रह गया स्कोर, या आपको खुद ही लगता है मेरा प्रिपरेशन एनएससीजीएस के लिए पिछले साल बहुत कंप्लीट नहीं था, बिकॉज विदाउट गाइडेंस थोड़ा सा एनएससीजीएस टाइप के एग्जाम क्लियर करना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है, जैसे कि देखिए दिल्ली में क्या हुआ था, 24 नवंबर को आपका एनएससीजीएस शेड्यूल था, वो ऑलमोस्ट लास्ट मिनट में अनाउंस हुआ कि वो 24 नवंबर की जगह 22 दिसंबर को हो रहा है। तो ऑलमोस्ट वन मंथ का एक गैप मिल गया बच्चों को। अब वो बच्चे के पास, जैसे फिटजी में वी वर प्रिपेयर्ड कि हमारे पास n नंबर ऑफ टेस्ट्स, n नंबर ऑफ पैटर्न्स बने हुए रहते हैं, तो इमीडिएटली वी शिफ्टेड आवर थिंग्स टू मोर मॉक टेस्ट। हमने ज्यादा मॉक टेस्ट दे दिया बच्चे को, हमने बच्चों को बता दिया कि किस तरह से ये 1 मंथ यूटिलाइज करना है। बट जो बच्चा को खुद से जस्ट वो सोच रहा है कि मैं सिलेबस टू सिलेबस खुद से पढ़ लूंगा बुक से, उस बच्चे के पास ये 1 मंथ जो एक्सटेंड हुआ है उसका एडवांटेज नहीं मिल पाया। जो फिटजी में पढ़ रहे बच्चों को ये एडवांटेज मिला है, ये 1 मंथ का एडवांटेज उनको मिल गया। सो दैट इज वाई अगर आपको लगता है मेरा एनएससीजीएस प्रिपरेशन इतना बढ़िया नहीं हुआ है एंड मैं नेक्स्ट ईयर एनएससीजीएस के लिए एलिजिबल हूँ, बिकॉज दिस ईयर अगर क्राइटेरिया 2010 एंड 2011 बॉर्न है, नेक्स्ट ईयर द क्राइटेरिया विल बी 2011 एंड 2012 बॉर्न। तो आप अगर 2011 में बॉर्न हो, आपने इस साल भी एनएससीजीएस दिया, नेक्स्ट ईयर भी आप एलिजिबल होंगे। सो यू शुड ज्वाइन फिटजी, यू शुड टेक द गाइडेंस ऑफ फिटजी फॉर एनएससीजीएस। अगर आप एनएससीजीएस के लिए एलिजिबल नहीं हो बट आपने मोर और लेस अच्छा प्रिपरेशन किया था एनएससीजीएस में खुद से, यू शुड इमीडिएटली चेंज योर फोकस टू सीनियर ओलंपियाड्स। सीनियर ओलंपियाड्स के लिए आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए। आप हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए, वी विल हेल्प यू इनटू हाउ यू विल गो अहेड विद द थिंग्स। द फैकल्टी मेंबर्स, द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स विल हेल्प यू इमेंसली इन हाउ यू कैन गो अहेड विद द सीनियर ओलंपियाड्स। तो जो ओलंपियाड का प्रिपरेशन या जो ओलंपियाड के लिए एक बार सोच लिया है वो आपको स्टॉप नहीं करना है। दिस प्रिपरेशन स्ट्रीक शुड गो ऑन ईदर फॉर द सेकेंड स्टेज और फॉर द हायर ओलंपियाड्स। Thank you so much, ma'am, for clearing all the doubts. Now, can we finally reveal the expected cutoff by FITGI Punjabi Bagh? Sure. So first I will tell you the overall difficulty level as discussed by the subject experts. The overall difficulty level of the paper is from moderate to difficult if we compare the paper with the previous year question papers of NSCGS. However, if we compare it to the paper conducted on 24th of November, the 22nd December paper that was conducted today will be on the difficult side. Now let us go on to the cutoff. So FITGI Punjabi Bagh is predicting the cutoff to be between 95 to 110. Thank you, ma'am. Any valuable message if you can give to our students?
For now, best of luck for the selection in NSCJS and hope you qualify for INJSO. And if you think you are near the cutoff and you will qualify for INJSO, please register for the FIITJEE Punjabi Bagh INJSO camp very soon, because we'll be starting the camp in the coming week. The details will be there in the caption. Thank you. Stay tuned for more updates and other relevant videos. Contact FIITJEE Punjabi Bagh Center for expert guidance on preparation tips for various competitive examinations.